जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। सर जी हम तो बहुत बढ़िया, आप बताओ। हम भी एकदम बढ़िया हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं अब नए टॉपिक की और नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि क्या कहता है हमारा नया टॉपिक और क्या है। तो सर आज हम करेंगे सिर्फ मीटिंग्स पे बात। मीटिंग्स क्या, एनुअल जनरल मीटिंग क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या, पोस्टल बैलेट क्या, पोल क्या, ई वोटिंग क्या, फिर उसके बाद प्रॉक्सी क्या होता है। उसके बाद हम ऐसे ऐसे चल के आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा पोस्टल बैलेट को ख़त्म करने के बाद रहेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या। एक एक करके इसको कवर करते हैं। आ जाओ सबसे पहले मीटिंग क्या। तो सर कभी भी कोई कंपनी होती है, उसको अपने ईयर एंड पे जो उसने काम करा पूरे साल में अपने शेयर होल्डर्स को तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर कोई कंपनी ने कोई काम करा पूरे साल, अपने मालिकों को वो आपका उसका इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो देगी ना। वो रिपोर्ट कैसे देगी अपने मालिकों को? तो वो मालिकों को रिपोर्ट देगी एक मीटिंग बुला के, जिसको बोलते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके अंदर वो डिस्कशन करते हैं कि उस कंपनी ने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, पूरे साल उसने क्या क्या काम करा, उस सब की डिस्कशन होती है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में। आपने देखा होगा रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। कहां होती है रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग? रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग ना एक स्टेडियम के अंदर होती है। आपने सुना होगा वानखेड़े स्टेडियम, जो कि हमारा मुंबई के अंदर है, उसके अंदर रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, वो सबको संबोधित करके ये बताते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस साल क्या क्या नई नई अचीवमेंट्स हासिल करी है, इस साल कंपनी ने कितना पैसा बनाया, कितना रेवेन्यू रहा, कितने खर्चे हुए, कौन ऑडिटर था। ये सारी डिस्कशन हमारी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करते हैं। कोई भी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, वो इस कंपनी को, इसकी जनरल मीटिंग को क्या करते हैं, पूरे तरीके से संबोधित करते हैं, चलाते हैं। तो सर एनुअल जनरल मीटिंग होनी क्या मैंडेटरी होती है? तो यस सर, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होनी मैंडेटरी होती है, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या बता पाए कि कंपनी ने क्या करा है इस साल, क्या है, कितने पानी में है कंपनी। ये सारी डिटेल जो कि कंपनी के बारे में होती है, वो सारी डिटेल सारे शेयर होल्डर्स के साथ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करके चलते हैं। तो सर एनुअल जनरल मीटिंग का होना और ना होना क्या बात है? एनुअल जनरल का होना इज मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट। हर एक कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग हर साल में एक बार जरूर करनी जरूरी होती है। अगर कोई कंपनी पहली बार बनी है, अगर कोई कंपनी पहली बार बनी है, उसको भी एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी होता है, पर उसकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो होनी चाहिए विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो कोई कंपनी मान लो आज इनकॉर्पोरेट हो रही है, आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है मान लो हमारी अप्रैल चल रहा है, तो उसको विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अब ये जो साल खत्म होगा उसके विद इन 9 months उसको एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी। नॉट नेसेसरी टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इस साल वो इनकॉर्पोरेट हुई है, इस साल वो एनुअल जनरल मीटिंग ना भी करे तो भी चलेगा, बिकॉज इस साल तो अभी कंपनी चालू हुई है, शुरुआत हुई है कंपनी की, तो अभी तो कुछ काम हुआ ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको एक एक्सेम्पशन दे दिया है कि आपको अगर एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, आपको अगले 9 महीने के अंदर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के आपको करनी पड़ेगी एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर ऐसी कोई, अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, एक साल हो गए, अब सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग जो है विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज? सर हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च, और उसके विद इन 6 महीने आपको जो है करनी पड़ेगी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। एक एजीएम और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। तो इसके अंदर एक कंडीशन और लगा दी कि चलो ठीक है आप 6 महीने के अंदर तो कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि आपकी मीटिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 महीने से ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पहली एनुअल जनरल मीटिंग जो सेकंड होगी, जो थर्ड होगी, जो सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग्स होगी, उनके बीच का भी गैप आपका 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। नो पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग को बढ़ा के पावर देने का कि हाँ भाई आपकी 9 महीने में नहीं है ये तो आप 10 महीने में कर लो, ऐसा कोई पावर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एज पर कंपनीज एक्ट नहीं दे रखा है। बट अगर मैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता हूं तो एजीएम टू हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर, सबसे पहले तो आपकी एजीएम हर एक कैलेंडर ईयर में होगी और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, और हर एक एजीएम जो आपकी सब्सिक्वेंट होगी विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको करनी पड़ेगी। पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन, बट 3 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन आप ग्रांट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पावर है सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग को ग्रांट देने का, तो टोटल 9 महीने ही होता है। तो 9 महीने तक अगर सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती कंडक्ट, तो आप, अगर 6 महीने तक नहीं होती तो आप 3 महीने तक का
जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी कि हाँ भाई चलो आपकी 6 महीने तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो आप अगले 3 महीने के अंदर कर लेना, बट ये ग्रांट की पावर आर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए दे रखी है। बट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्यों नहीं थी? बिकॉज उसमें टोटल टाइम ही 9 महीने का, तो इसके अंदर कोई भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कोई भी ऐसा ग्रांट नहीं दिया है कि कोई कंपनी का जो पहली बार एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है उसका जो है टाइम बढ़ा पाए। आपको मेरी बात समझ आया, डिफरेंस समझ आया? तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हमारी विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। उसके बाद नॉट नेसेसरी टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट है उस साल अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करते तो भी चल जाएगा। और आरओसी के पास कोई भी पावर नहीं है टू ग्रांट एक्सटेंशन टू एनुअल जनरल मीटिंग इन केस ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। हम बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की, वो कब होनी चाहिए? वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए, और 2 एनुअल जनरल मीटिंग में 15 महीने से ज्यादा का टाइम गैप नहीं होना चाहिए। और इसके बाद एक एजीएम जो है हर एक कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलेंडर ईयर के बाद कोई भी, हर एक कैलेंडर में एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी जरूरी है। तो ये 3 कंडीशंस को हमें मान के ही एनुअल जनरल मीटिंग को देखना पड़ेगा कौन सी डेट को एनुअल जनरल मीटिंग हम कर सकते हैं। और एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आपकी 6 महीने तक नहीं होती तो आपके पास 3 महीने तक का एक्सटेंशन जो कि पावर है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास देने का, वो दे सकता है। रजिस्ट्रार पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन, बट नॉट 3 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। अब मेरी बात सुनना, ये हम बाद में करेंगे। पहला आएगा हमारा स्पेशल रूल्स। अब कुछ रूल्स हैं जो कि हमें मानने पड़ेंगे अगर हम कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं। सबसे पहले बिजनेस आवर्स, हमारे सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है। उससे ना पहले ना 6 बजे के बाद एनुअल जनरल मीटिंग हमारी चलनी चाहिए। वो फिर अगले दिन के लिए चली जाती है, बट उस दिन जो है 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हो सकती है। कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग आपकी नेशनल हॉलीडे जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को नहीं होनी चाहिए। और वो सारी एनुअल जनरल मीटिंग हमारी कहाँ होगी? सर हमारी सारी एनुअल जनरल मीटिंग होगी हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। और एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड कंपनी कहीं पे भी हो सकती है इंडिया के अंदर, बट आपको कंसेंट लेना पड़ेगा सारे मेंबर्स का। अगर वो अग्री होते हैं तो ही कहीं और हो सकती है। और एजीएम मस्ट बी कंडक्टेड इन मोस्ट स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन। इसका क्या मतलब है? आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है ये तो नहीं कि आप महीनों महीनों तक चला रहे हैं, विद इन 2-3 डेज। तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन के बेसिस पे आपकी एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हो सकती है। इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ 2 दिन तक चले, 3 दिन तक चले, 4 दिन तक चले, कितने दिन भी चल सकते हैं, बट स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन का आपको स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन विद इन 3 डेज 4 डेज तक ही एनुअल जनरल मीटिंग को कंक्लूड करना पड़ेगा। एक हफ्ते तक की नहीं होती एनुअल जनरल मीटिंग, 1, 2, 3, 4 दिन मैक्सिमम। नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, आपको एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस टू द मेंबर्स एटलीस्ट 21 डेज पहले देना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी ने, जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा तो उसके अंदर एक एग्जाम्पशन पड़ी थी, एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज का नोटिस देके भी कंक्लूड कर सकती है, बुला सकती है। तो सर ऐसा क्यों है? इसके अंदर एग्जाम्पशन दे रखे सेक्शन 8 कंपनी में। तो देखो नॉर्मल कंपनी होगी उसको 21 दिन मिनिमम देना पड़ेगा, बट सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्पशन देके 14 दिन का, अगर आप मिनिमम 14 दिन का नोटिस देते हो तो भी आप क्या कर सकते हो? अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को बुला सकते हो। बट आप शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हो, बट उसके अंदर आपको 95% मेंबर्स का कंसेंट लगेगा, तभी आप शॉर्टर नोटिस पे एनुअल जनरल मीटिंग को बुला सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा? अगर जिस दिन आपने नोटिस लेटर के थ्रू भिजवाया तो जिस दिन डिस्पैच करे वो दिन इंक्लूड नहीं होगा, जिस दिन मीटिंग होगी वो दिन इंक्लूड होगा, उसके बीच में 21 दिन होने जरूरी है। जिस दिन आपने नोटिस भेजा है वो दिन इंक्लूड नहीं होगा, जिस दिन मीटिंग है वो दिन इंक्लूड नहीं होगा, बीच में 21 दिन होने जरूरी है। दोबारा से, जिस दिन आपने नोटिस भेजा है वो दिन हटा दो, जिस दिन मीटिंग है वो दिन हटा दो, उसके बीच में 21 दिन होने जरूरी है। और 48 आवर्स इन केस ऑफ पोस्ट। अगर आपने पोस्ट के थ्रू भिजवाया तो एटलीस्ट 48 आवर्स का टाइम है वो में, मतलब आपने पोस्ट के थ्रू भिजवाया तो आपका जो टाइम है वो कम माना जाएगा। जब आपका लेटर पहुंच जाएगा तो आपको 48 घंटे का टाइम जो है उस केस में भी रखना पड़ेगा कि हाँ भाई आपका डिस्पैच, आपको पता है कि आपका 2 दिन बाद पोस्ट पहुंचेगा, तो एटलीस्ट आप 2 दिन पहले पहुंचाओ ना। तो 48 आवर्स इन केस ऑफ पोस्ट है। अगर आप पोस्ट के थ्रू भिजवाते हो तो आपको 48 आवर्स तक का समय जो है वो भी अलग से हटाना पड़ेगा, और उसके बाद 21 दिन का क्लियर नोटिस हम मानेंगे, अदरवाइज हम क्लियर नोटिस नहीं मानेंगे। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसके अंदर दो दिन पूरे हटा दिए गए हैं अगर आपने पोस्ट के थ्रू जो है नोटिस भिजवाया। तो अगर आपने पोस्ट के थ्रू नोटिस भिजवाया तो उस दिन का जो समय, तो आपको 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन वो पूरे हटाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जिस दिन मीटिंग का टाइम है वो भी हटाना पड़ेगा, और बीच का जो टाइम है वो 21 दिन का होना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो नोटिस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, और ऐसे केस में आप एनुअल जनरल मीटिंग जो है 21 दिन के अंदर नहीं बुला पाएंगे। तो 21 दिन का क्लियर नोटिस होना जरूरी है। नोटिस किसको देंगे आप? मेंबर्स को देंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट मेंबर्स और लीगल असाइनी ऑफ दैट मेंबर्स। डायरेक्टर्स को देंगे, डिबेंचर ट्रस्टी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था डिबेंचर ट्रस्टी को भी आप देंगे,
ऑडिटर्स इंक्लूडिंग सेक्रेटेरियल ऑडिटर, उनको भी आपको ये नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग जो है देना पड़ेगा। सब इंक्लूड हो गए, कौन कौन के मेंबर्स हो गए, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनके साइनी हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनके साथ डिबेंचर ट्रस्टी भी हो गए, और उसके बाद हमने क्या करा है, ऑडिटर्स को भी इंक्लूड करा है इंक्लूडिंग सेक्रेटेरियल ऑडिटर। देखो एनुअल जनरल मीटिंग इतनी है, एनुअल जनरल मीटिंग हमें, अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हमें विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर को हमें कंडक्ट करनी है, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग है जो जरूरी नहीं जिस साल हमने इनकॉर्पोरेट करी उस दिन हम एनुअल जनरल मीटिंग को कंक्लूड करें। आरओसी के पास एक्सटेंशन देने का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में कोई अधिकार नहीं है, बट सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग के पास उसके बाद अधिकार है, वो 3 महीने तक जो है बढ़ा सकती है। बट पहली जो एनुअल जनरल मीटिंग है, अब सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग आपको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको कंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद विद इन 2 एनुअल जनरल मीटिंग में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और एक एनुअल जनरल मीटिंग हर कैलेंडर ईयर में होनी जरूरी है। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स होगी, और कोई नेशनल हॉलिडे को नहीं हो सकती। साथ ही साथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी होगी। आप चाहे अनलिस्टेड कंपनी के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग जो है कहीं और करा सकते हैं, बट आपको उसके अंदर सब सारे मेंबर्स का कंसेंट लगेगा, और आपको स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन का पालन करते हुए जो है एनुअल जनरल मीटिंग को खत्म करना पड़ेगा। आपको 21 दिन का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा, और सेक्शन 8 कंपनी के लिए 14 दिन है वो टाइमलाइन, और इसके अंदर डेट ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ मीटिंग दोनों को हटाना पड़ेगा। विद इन दैट डेज 21 डेज होने जरूरी है, और 14 दिन जो है वो होने जरूरी है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। प्लस अगर आपका कोई पोस्ट के थ्रू अगर आप ये नोटिस भिजवा रहे हो तो आपको 48 आवर्स, बिल्कुल 2 दिन आपको हटाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका 21 दिन जो है वो काउंट होगा। उसका आपको किसको देना है नोटिस, आपको मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, असाइनी, डायरेक्टर, डिवेंचर ट्रस्टी, और जितने भी हमारे ऑडिटर्स होंगे इंक्लूडिंग सेक्रेटेरियल ऑडिटर, उन सबको आपको जो है चिट्ठी या फिर नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। पहले हमारा ऑर्डिनरी ये हुआ, हमारा क्या हुआ एनुअल जनरल मीटिंग, अब होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब जो हमारी जनरल मीटिंग होती है पूरे साल के अंदर, एक ऐसी जनरल मीटिंग में हमें बुलानी पड़ती है जिसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बिजनेस की क्या लेने पड़ते हैं, उसके अंदर हमें हाँ भरवानी पड़ती है अपने मेंबर से, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवानी पड़ती है, जिसके अंदर हम स्पेशल बिजनेस की कुछ परमिशन लेते हैं, स्पेशल बिजनेस पे अपने मेंबर से हाँ भरवाते हैं, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग तक वो हम डिले नहीं कर सकते। इसलिए हमें एनुअल जनरल मीटिंग का बिना टाइम गवाए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। अब ये बुला कौन सकता है, सर ये बोर्ड बुला सकते हैं, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ ग्रेटर देन 10% ऑफ वोटिंग पावर। अगर कोई बंदे जो कि मेंबर्स हैं 10% या उससे ज्यादा की उनके पास वोटिंग पावर है, तो वो भी बोर्ड को रिक्वेस्ट करके जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। हो सकता है उनके राइट्स पे कुछ हैम्पर हो रहा हो, तो वो ऐसे रिक्वेस्ट करके रिक्विजिशन रेज करके बोर्ड को जो है वो मीटिंग बुलवा सकते हैं। और बाय रिक्विजिशन देमसेल्फ, मतलब अगर बोर्ड चाहे तो वो खुद के रिक्विजिशन, या मेंबर चाहे तो वो खुद के रिक्विजिशन पे भी जो है मीटिंग बुलवा सकते हैं, बट वो वैलिड रिक्विजिशन होना चाहिए। मतलब आपका कोई वैलिड कंसर्न होने चाहिए, तभी वो जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। तो अब होता क्या है, आपने रिक्विजिशन दिया, उसके विद इन 21 डेज बोर्ड शुड प्रोसीड विद जनरल मीटिंग। उसको जनरल मीटिंग की जो है सारी कानूनी कार्रवाई करनी चालू करनी चाहिए, और जिस दिन आपने डिपॉजिट करा रिक्विजिशन उसके अगले 45 दिन के अंदर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बोर्ड को हेल्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं करती तो अगले 3 महीने के अंदर, अगर बोर्ड फेल हो जाती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को करने से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को पूरा उसका इंतजाम करने से, अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो ईजीएम टू बी हेल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, मतलब जो रिक्विजिशन डालेंगे, मतलब जो रिक्वेस्ट करेंगे 10% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर अगर कोई वैलिड रिक्विजिशन आती है, अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको विद इन 3 महीने जो है आप रिक्विजिशनिस्ट जो कि बुलाना चाह रहे हैं बोर्ड मीटिंग, वो खुद भी चाहे तो वो बोर्ड मीटिंग को बुला सकते हैं, बिकॉज आपने पहले 21 दिन का समय मांगा था जिसके अंदर उनको प्रोसीड करना था, और अगले 45 दिन तक उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हेल्ड करना था, बट उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को हेल्ड नहीं करा, तो वो अगले 3 महीने तक जो रिक्विजिशंस हैं इन्होंने बोला है कि हाँ भाई आप ये बुलाओ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बट वो बुला नहीं पाए किसी कारणों की वजह से, तो क्या कर सकता है, तो जो रिक्विजिशन जिन्होंने डाली है वो खुद चाहे तो वो भी सारी कानूनी कार्रवाई करके जो है मीटिंग को बुला सकते हैं। उसका खर्चा जो भी होगा ये सारा कंपनी जो है उनको रिइंबर्स करेगी। अब आपको ना साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हो, बिकॉज ये एनुअल जनरल मीटिंग से बिल्कुल अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है जिसके अंदर आप स्पेशल बिजनेस जो है डिस्कस करते हो। तो ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से होते हैं, ओनली 4 बिजनेसेस एट एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हमारे 4 तरह के बिजनेस है। कौन कौन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, या फिर ऑडिटर की रिपोर्ट, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ रिटायरिंग, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो हमारे 4 है, एक तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर की रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो पूरा A to Z नोट्स के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर की रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, ऑडिटर
ऑडिटर की रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ हम डिविडेंड अगर को डिक्लेयर करने कंपनी को वो भी डिस्कस करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ अगर कोई रिटायर हो रहा है, अगर कोई रिटायर नहीं हो रहा है तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर को डिस्कस करके कोई सेंस नहीं है, अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करना है, हमें नया ऑडिटर अपॉइंट करना है तो उसकी भी डिस्कशन होती है। तो ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं जो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कस होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं वो स्पेशल बिजनेसेस होते हैं और वो हमारे सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर जो है डिस्कस होते हैं। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, साथ ही साथ हमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है सारे मेंबर्स को, जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं, जिसके अंदर फुल टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर स्पेशल बिजनेस। जो कि हम स्पेशल बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका पूरा डिटेल कि क्या स्पेशल बिजनेस है, क्या ऐसी आफत हो रही है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ रही है, तो उसकी सारी डिटेल हमें फुल टेक्स्ट के अंदर सारे मेंबर्स को देनी पड़ेगी। किस किस को देनी पड़ेगी, इसके अंदर हमें साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कोई इंटरेस्ट तो नहीं डायरेक्टर का या फिर कोई मैनेजर का या की मैनेजर पर्सनल या फिर उनके रिलेटिव्स का या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन और फैक्ट जो कि मेंबर्स को पता होनी जरूरी है मीटिंग से पहले, तो वो सारी डिटेल का भी खुलासा हम इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ करेंगे। साथ ही साथ जिसकी 2% शेयर होल्डिंग या उससे ज्यादा के अंदर कोई इंटरेस्ट है कंपनी को और उसकी वजह से इसके डिसीजन को इंपैक्ट आ रहा है या फिर उनकी डिटेल जो है, जो हमें फुल डिटेल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर सारी डिटेल्स जो कि है ये सारी हमें उस डिटेल के अंदर डालनी पड़ेगी फॉर अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर हम बुलाते हैं तो क्या कंपनी बुला सकते हैं बाय बोर्ड अगर कोई रिक्विजिशन देता है 10% या फिर उससे वोटिंग उस 10% से ज्यादा वोटिंग पावर वाले कोई भी मेंबर अगर कोई भी क्या देते हैं, कोई भी अगर वैलिड रिक्विजिशन देते हैं तो क्या है, कंपनी को अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। या फिर रिक्विजिशन इन देमसेल्फ अगर कोई वैलिड रिक्विजिशन हो, आपने जब डिपॉजिट करा उसके 21 दिन के बाद से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है कंपनी को प्रोसीड करना, बुलाना के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे चालू कर देनी चाहिए और उसके अगले 45 नहीं, जिस दिन आपने रिक्विजिशन दी उसके अगले 45 दिन में उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को जो है बुला लेना है। अगर वो नहीं बुला पाते, किसी कारणों की वजह से वो डिले होती है और वो नहीं बुला पाते, तो रिक्विजिशन जिन्होंने बोला था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी है वो खुद ही बुला सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट जब आपने रिक्विजिशन को जो है डिपॉजिट करा है। उसके बाद हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या क्या होती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग केस में जो ऑर्डिनरी बिजनेस हम डिस्कस करते हैं वो क्या क्या होते हैं। सर ऑर्डिनरी बिजनेस जो हम डिस्कस करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग, पहला होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है हमारा डायरेक्टर रिपोर्ट और तीसरा होता है हमारा ऑडिटर रिपोर्ट, जिसको हम एक ही रिपोर्ट की बात करते हैं जिसके अंदर तीनों रिपोर्ट आती है। फिर आता है हमारा डिविडेंड अगर कंपनी को डिक्लेयर करना है, फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, और फिर हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अगर हमें ऑडिटर को हटाना है और नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। स्पेशल बिजनेस अगर इनके अलावा कोई और बिजनेस है वो सारा हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर डिस्कस होता है। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ती है, फुल टेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे हमें स्पेशल बिजनेस हम इसको बोल रहे हैं। इसके अंदर अगर कोई इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेजर या फिर की मैनेजरियल पर्सनल या फिर किसी रिलेटिव का इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई अदर फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो कि मेंबर को पता होने चाहिए मीटिंग से पहले, वो सारी डिटेल को हमें इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगर 2% या फिर उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है किसी शेयर होल्डर की जिसकी वजह से इसके अंदर इंपैक्ट आएगा, तो उनकी डिटेल भी हमारे को इसके स्टेटमेंट के अंदर डालनी पड़ेगी। उसके बाद कोरम क्या होता है। कोरम ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने प्रेजेंट होने जरूरी है जिसकी वजह से हम क्या है मीटिंग को प्रोसीड कर पाए। तो कोरम इज क्या होता है, बेसिकली इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हो कि वो डिस्कस कर पाए मीटिंग के अंदर। तो इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो ताकि वो मीटिंग को डिस्कस कर पाए। अब प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट भी 2 ही होती है। तो अब अगर कोई कंपनी है तो दो लोग हैं, उसके अंदर भी अगर एक ही आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कोरम प्रेजेंट होना, मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए मिनिमम 2 नंबर ऑफ मेंबर्स जो है प्रेजेंट होने जरूरी है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं जिसके अंदर मेंबर्स हैं 1000 या उससे कम, उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली होनी चाहिए 5। अगर 1000 से लेके कितने हैं 5000 या उससे कम, 5000 या उससे 1000 से ज्यादा बट 5000 या उससे कम, उसके अंदर हमारी 15 नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि कोरम मतलब पर्सनली प्रेजेंट हो और कंपनी की मीटिंग को प्रोसीड कर पाए। और अगर 5000 से ज्यादा मेंबर है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी 30 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 30% प्रेजेंट होनी चाहिए टू प्रोसीड विद द मीटिंग। आर्टिकल चाहे तो लार्जर कोरम के लिए भी बोल सकते हैं। आर्टिकल्स हमारे क्या होता है, आर्टिकल्स आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी, तो वो चाहे तो उसके अंदर ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि कंपनीज एक्ट ने जो बोला है उससे आगे भी जो है ये डाल सकते हैं। वो अगर आर्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो भी हमें बात माननी पड़ेगी। उसके बाद आता है इफ कोरम नॉट प्रेजेंट इन हाफ एन आवर, मतलब जिस दिन मीटिंग शुरुआत होनी है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग की शुरुआत होनी है सुबह 10 बजे से, अगर 10:30 बजे तक कोरम प्रेजेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो कि रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई थी वो कैंसिल हो जाएगी। अदर केसेस में जैसे एनुअल जनरल मीटिंग है, कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, तो वो अर्जेंट हो जाएगी। अर्जेंट मीटिंग में भी अगर प्रेजेंट नहीं है,
अर्जेंट मीटिंग के अंदर भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वही हमारा कोरम बन जाएंगे। तो अर्जेंट मीटिंग के अंदर भी अगर हमारे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे प्रेजेंट होंगे वही हमारे कोरम बन जाएंगे। तो अर्जेंट तो होगी पहली बार। देखो अगर ईजीएम होती है, रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाई होती है, तो क्या होगा, हमारी रिक्विजिशन के अंदर जो मेंबर्स ही प्रेजेंट नहीं हुए तो मीटिंग हो जाएगी साथ साथ कैंसिल। वो मीटिंग हम दोबारा से एडजर्न करके बुला नहीं सकते। बट अगर कोई एनुअल जनरल मीटिंग है या फिर अगर बोर्ड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं था, तो कोरम प्रेजेंट नहीं था तो एडजर्न हो जाएगी मीटिंग। और एडजर्न मीटिंग के अंदर भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो जितने नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होंगे उसी को हम कोरम मान के मीटिंग की कर देंगे शुरुआत। फिर आता है हमारा प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड। प्रॉक्सी कौन होता है? प्रॉक्सी आपने लगाई है जब आप स्कूल जाते थे या फिर आप कॉलेज जाते थे, प्रॉक्सी लगाते थे बच्चों की। हाँ भाई, आप चुपचाप से बोल दिया प्रेजेंट 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 मैम प्रेजेंट मैम। बहुत सारे बच्चे तो मैम को पता नहीं चल पा रहा कौन है प्रेजेंट कौन है एब्सेंट, तो इसके अंदर आपने बोल दिया प्रेजेंट मैम, तो दिस इज द प्रॉक्सी। बट इसके अंदर ना प्रॉक्सी वैलिड होता है जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि मैं ना इस बंदे का प्रॉक्सी, मैं इसकी जगह यहाँ पे प्रेजेंट करने आया हूँ मीटिंग। तो ऐसे होते हैं प्रॉक्सी। तो कंपनी के अंदर अगर कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं हो पाता है तो वो अपने बिहाफ पे किसी और मेंबर को भेज देता है जो कि वैलिड होता है और उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी जो है वो बंदा हमारा कोरम के अंदर काउंट नहीं होगा। मतलब मेंबर की अगर मेंबर की जगह कोई प्रॉक्सी जा रहा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, तो उसको हम कोरम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इज काउंटेड। अगर कोई बंदा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है किसी मेंबर का तो वो हम कोरम के अंदर जो है काउंट कर लेंगे। कोरम शैल बी प्रेजेंट थ्रू आउट। मतलब अगर आपका कोरम जो है ये नहीं कि सिर्फ हाफ एन आवर जब स्टार्ट हो रही है मीटिंग तब तक प्रेजेंट है, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ या फिर टी ब्रेक हुआ उसके अंदर कोरम उठ के चला गया, ऐसा नहीं है। कोरम हमेशा प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होने जरूरी है। अदरवाइज जिस वक्त प्रेजेंट नहीं है उस टाइम से मीटिंग जो है एडजर्न और कैंसिल मानी जाएगी। चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन क्या है? मेंबर चेयरमैन चूज कर सकते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स। जब मीटिंग चालू होती है तो मेंबर, अब चेयरपर्सन क्यों होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं स्पोक्स पर्सन जो मीटिंग को चलाता है। मीटिंग के अंदर जो नरेटर कोऑर्डिनेटर होता है उसे बोलते हैं चेयरपर्सन। तो वो चेयरपर्सन को जो है जो मेंबर्स हैं वो शो ऑफ हैंड जिसकी सबसे ज्यादा वोट है उसको जो है चेयरपर्सन जो है घोषित कर सकता है। बट इट इज सब्जेक्ट, अगर कोई प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि हाँ भाई ये पर्सन स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के आर्टिकल्स में लिखा है कि मुकेश अंबानी हमेशा जो है हमारा चेयरमैन रहेगा, तो मुकेश अंबानी हमारा चेयरमैन रहेगा, कोई और हमारा चेयरमैन नहीं बन पाएगा। इफ पोल इज डिमांडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन इट शैल बी टेकन फोर्थविथ। अगर कोई बंदा पोल डिमांड कर लेते हैं चेयरमैन के लिए, साथ ही साथ आपको पोल लेना पड़ेगा, शो ऑफ हैंड से काम नहीं चलेगा। प्रॉक्सी क्या होता है? मेंबर्स में अपॉइंट प्रॉक्सी। कोई मेंबर है जो कि मैंने आपको बताया था वो अपने बिहाफ पे कोई मेंबर को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर, जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो, बट अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है उसके अंदर जो प्रॉक्सी होगा ना वो मेंबर होना ही जरूरी है। मतलब अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है जो कि अच्छे कामों के लिए बनती है कंपनी, अगर उसके अंदर प्रॉक्सी है वो हमेशा मेंबर होना चाहिए, कोई और मेंबर अदर देन मेंबर होगा वो प्रॉक्सी हमारा नहीं बन सकता। प्रॉक्सी कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। अगर प्रॉक्सी होगा जैसे कि हमने चेयरपर्सन के अंदर देखा था और कोरम के अंदर भी वो काउंट नहीं होगा प्लस में, और शो ऑफ हैंड्स के हिसाब से जो है वो वोट नहीं कर सकता है। प्रॉक्सी कैन रिप्रेजेंट, एक प्रॉक्सी जो है मैक्सिमम 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी जो बन सकता है, बट टोटल में उनकी ना वोटिंग पावर देखी जाएगी वो 10% या उससे कम होनी चाहिए। अगर 10% या उससे ज्यादा हुई तो उन मेंबर्स का जिनकी 10% की वजह से ज्यादा हो रही है या फिर अपने बेसिस पे उसको हटाना पड़ेगा, और मैक्सिमम 50 मेंबर और जिनका टोटल वोटिंग पावर 10% है उससे कम का है तो ही वो बंदा प्रॉक्सी बन सकता है। उससे ज्यादा का अगर वोटिंग पावर एक्सीड करता है या फिर 51 बंदे होते हैं तो वो 91 मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता है। आपको प्रॉक्सी फॉर्म जो है 48 घंटे जब मीटिंग शुरुआत होने वाली है उसके एटलीस्ट 48 घंटे पहले वो जो मेंबर को प्रॉक्सी फॉर्म के भर के देना पड़ेगा। और ये जो 48 घंटे की लिमिट है ये जो है बढ़ नहीं सकती है, आपको 48 घंटे के पहले देना पड़ेगा। आप 47, 46, 45 घंटे के पहले अगर प्रॉक्सी फॉर्म जमा कराते हो तो वो प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है जो नहीं माना जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड ऑन वोटिंग, इफ AOA provides member will not be entitled to vote in case of any call or other sum is not paid by him। इसका मतलब क्या है? अगर कोई मेंबर ने अगर अपनी कॉल पे ना करी या अगर कोई सम जो कि पे करना था उसने पे ना करा, उस केस में क्या होगा? उस केस में उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट लगा देंगे, वो वोटिंग नहीं कर पाएगा। कोई भी ऐसे डिसीजन मेकिंग के अंदर वो वोटिंग नहीं कर पाएगा अगर उसने कोई भी कॉल पे ना करी हो या फिर अगर उसने कोई सम पे करना हो वो पे ना करा हो, तो वो ऐसा पर्सन जो है वो वोट नहीं कर पाएगा मीटिंग के अंदर। ई वोटिंग क्या होती है? ई वोटिंग ऐसी वोटिंग होती है जिसके अंदर आप घर बैठे बैठे अपनी मेल्स के थ्रू, मेल के ऊपर जो मेल आती है उसके अंदर वोटिंग का ऑप्शन आता है, यस नो और नॉट एप्लीकेबल करके भी आप जो है वोट कर सकते हो। ऐसी कंपनीज के अंदर, किस कंपनीज के अंदर मैंडेटरी होता है? तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उसके अंदर जो है ये ई वोटिंग का कंसेप्ट जो है मैंडेटरी है। बिकॉज अब क्या होता है, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि उसके मालिक होते हैं और स्कैटर्ड पूरे इंडिया के अंदर बैठे हैं, तो वो लोग जा नहीं सकते, वो लोग कहीं पे जा नहीं सकते, तो इस वजह से कंसेप्ट लाया गया ई वोटिंग का, जिसके अंदर जो लिस्टेड कंपनीज होगी जिसके अंदर पूरे भांति भांति के लोग पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर बैठे तो वो तो आ नहीं सकते मीटिंग के अंदर, तो उसके लिए ई वोटिंग
वोटिंग का कंसेप्ट ला गया है, तो लिस्टेड कंपनीज केस में ई वोटिंग का कंसेप्ट जरूरी है, मैंडेटरी है कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट लेने के लिए। प्लस में अगर किसी कंपनी के अंदर 1000 या उससे ज्यादा मेंबर है, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो, तो उस केस में भी हमारे को ई वोटिंग का जो है अधिकार जो है कंपनी को लाना पड़ेगा और वो की मैंडेटरी होता है। आप रिमोट ई वोटिंग भी दे सकते हैं, आप वोटिंग एंड मीटिंग भी दे सकते हैं। आपका ये नहीं है कि आपने रिमोट ई वोटिंग मतलब ई वोटिंग का बस राइट दे दी, उसके बाद अगर आप चाहो तो वहां पे जाके जहां पे मीटिंग हो रही है वहां पे वोट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे मीटिंग हो रही है आप उसके अंदर भी वोट जाके जो है दे सकते हो। पॉइंट्स फॉर ई वोटिंग, अब क्या होता है, कंपनी नीड्स टू अपॉइंट स्क्रूटिनाइजर। कंपनी को जो है अगर आप ई वोटिंग करते हो तो उसके साथ साथ कंपनी में एक स्क्रूटिनाइजर जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। कब कर सकती है कंपनी? कंपनी जो है स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करेगी जनरल मीटिंग के एटलीस्ट 7 डेज तक, और एक कट ऑफ डेट लगा देंगे, जो कि कट ऑफ डेट होगी कंक्लूड अगर हो रही है कंपनी की एट 5 PM 1 डे बिफोर द जनरल मीटिंग। जब जनरल मीटिंग हमारी कंक्लूड होगी, मतलब जनरल मीटिंग फॉर एग्जांपल हमारी कल होनी है, तो आज के 5 बजे से पहले तक आप ई वोटिंग कर सकते हो, उसके बाद आप ई वोटिंग नहीं कर सकते। तो आप मेरी बात दोबारा सुनिए, ई वोटिंग आप कब तक कर सकते हो? तो ई वोटिंग जो है आप कब तक कर सकते हो? ई वोटिंग आप कर सकते हो सबसे पहले तो जब जनरल मीटिंग है उसके 7 दिन पहले तक। बट खत्म कब हो जाएगी वोटिंग? खत्म हो जाएगी ई वोटिंग जिस दिन जनरल मीटिंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कल है, तो आज के 5 बजे तक जो है ई वोटिंग का ऑप्शन खुला रहेगा, उसके बाद ई वोटिंग का ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको वोटिंग करनी है तो आप क्या है उसके अंदर फिजिकली जाके जो है वोट कर सकते हो। अब रिमोट ई वोटिंग क्या है? कट ऑफ डेट प्लस केप्ट ओपन फॉर मिनिमम 3 डेज। आपने जब कोई कट ऑफ डेट रखी उसको आप सिर्फ 3 दिन तक के लिए जो है खोल सकते हो। ये नहीं आपने फॉर एग्जांपल आप पीछे 7 दिन तक जो है ई वोटिंग करा सकते हो, बट जिस दिन आपने कट ऑफ डेट रख दी उसके आप मिनिमम 3 दिन तक ही जो है वोटिंग करवा सकते हो। 3 दिन तक के लिए ही रिमोट ई वोटिंग की जो है ऑप्शन खुली रहती है। उसके बाद जो है रिमोट ई वोटिंग, ये नहीं 10 दिन 15 दिन 25 दिन के लिए ई वोटिंग की विंडो खुली रहती है, वो सिर्फ 3 दिन के लिए। जब आपने डेट डिसाइड कर ली उसके 3 दिन तक जो है आपकी वोटिंग की जो है रिमोट वोटिंग की जो ऑप्शन है वो खुली रहेगी। अब आपको ने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी विद इन 3 डेज। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जिसके अंदर वोट्स ऑफ ई वोटिंग प्लस में वोट्स एट मीटिंग जो है दोनों कंबाइन होकर जिस डिसीजन मेकिंग में हमें जाना है उसके लिए आपको 3 दिन तक का समय दिया जाएगा। जब मीटिंग भी कंक्लूड हो गई, ई वोटिंग भी कंक्लूड हो गई। जैसे ई वोटिंग तो मीटिंग से पहले कंक्लूड हो गई और मीटिंग जब हो गई उस दिन वोटिंग जो मीटिंग में होगी वो भी कंक्लूड हो गई। इन दोनों को ऐड करके जो भी हमारे वोट बनते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट से, और उसके बेसिस पर अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए 3 दिन तक का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर जो है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट प्रिपेयर होगी कितने नंबर ऑफ वोट अगेंस्ट आए और कितने नंबर ऑफ वोट फेवर में आए। पर्सन हु वोटेड थ्रू रिमोट ई वोटिंग शैल नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग बट कांट वोट। इसमें ये बोल रहा है अगर कोई पर्सन ने रिमोट ई वोटिंग कर दिया उसके बाद अगर वो चाहे तो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, तो यस सर बिल्कुल अटेंड कर सकता है, बट उसके बाद राइट टू वोट नहीं होगा बिकॉज उसने ऑलरेडी जो है ई वोटिंग के थ्रू वोट कर दिया था। अब क्या होता है डिमांड ऑफ पोल। पोल क्या होता है सर? पोल एक ऐसा होता है जिसके अंदर हमें ना फिजिकली पोलिंग पेपर्स के थ्रू या फिर जो होता है ना मशीन के थ्रू जो है हमें वोट करना पड़ता है। तो कब कर सकते हैं? इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और एनी अदर कंपनी। अगर कोई कंपनी की शेयर कैपिटल है उस केस में कोई पर्सन है जो डिमांड कर सकता है पोल का कोई भी बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल उसे लग रहा है रिमोट वोटिंग में घपला हो सकता है, कोई भी पर्सन जो है डिमांड कर सकता है, बट उस केस में क्या होना चाहिए? उस मेंबर के पास 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब। और ऐसा अमाउंट जो कि कंपनी ने प्रिस्क्राइब करा हो, कंपनी एक्ट ने अभी तक जो कि प्रिस्क्राइब नहीं करा है, तो 5 लाख रुपए का मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास होना चाहिए। अदरवाइज वो है जो डिमांड ऑफ पोल नहीं कर सकता है। तो अगर किसी बंदे के पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर है या फिर पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा के, तो वो क्या कर सकता है? डिमांड ऑफ पोल कर सकता है। और अगर कोई और कंपनी है उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के जो भी मेंबर है वो पर्सन प्रेजेंट या फिर प्रॉक्सी जो है वो पोल की तरफ डिमांड कर सकता है, पर उसकी 1/10 टोटल वोटिंग पावर होना जरूरी है। इससे कम हुआ तो वो डिमांड नहीं कर सकता है। पोल टू बी टेकन विद इन 48 आवर्स। पोल जो है 48 घंटे के अंदर अंदर जो है पोल के थ्रू वोटिंग करानी पड़ेगी। पोल में भी टेकन यूजिंग पोलिंग पेपर्स और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप चाहे तो पोलिंग पेपर्स के थ्रू भी पोल करा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर अगर आपके बंदे ज़्यादा हैं तो। चेयरमैन अपॉइंट्स स्क्रूटिनाइजर्स हु कंडक्ट्स द एंटायर पोल। आपको एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि पूरा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो कि पूरे इलेक्शन को देखता है, ऐसे एक स्क्रूटिनाइजर होता है जो पूरी वोटिंग को देखता है कंपनी की। स्क्रूटिनाइजर टू सबमिट रिपोर्ट विद इन 7 डेज। जब आपकी वोटिंग कंक्लूड होगी उसके विद इन 7 डेज जो स्क्रूटिनाइजर को है रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब पोस्टल बैलेट के थ्रू भी ना कुछ डिसीजन को हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू, पोस्टल बैलेट समझते हो जिसके अंदर एक बैलेट पेपर होता है, इसके अंदर आपके घर पे एक बैलेट पेपर आता है, उसके अंदर आपने नाम डाला येस और नो और उसको उस एनवेलप के थ्रू वापस से कंपनी के अंदर डाल दिया। या फिर अब जो बैलेट बॉक्स होता है जिसके अंदर आपने वोटिंग भी डाली होगी, तो ऐसी वोटिंग जो है अगर कंपनी करवाना चाहती है तो करवा सकती है। वो कुछ चुनिंदा डिसीजन के अंदर जो है कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कराती है।
1% कंपनी एंड कंपनी हैविंग लेस देन 200 मेंबर्स आर एग्जाम्प्ट। अगर कोई 1% कंपनी या फिर कंपनी जिसके अंदर 200 मेंबर या उससे कम है, तो उस केस में जो है उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू ये डिसीजन मेकिंग कराना जरूरी नहीं है। बट कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वोटिंग होगी, उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग या फिर हमारी जो पोल के थ्रू है वो वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ वो हमारी वोटिंग होगी सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू, बैलेट पेपर और जो बैलेट नहीं होते बैलेट बॉक्स जिसके अंदर बटन दबाते हैं यस नो का, उसके थ्रू ही हमारी जो वोटिंग हो सकती है। अभी ऐसे कौन से स्पेशल बिजनेस है, इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक है पोस्टल बी, पोस्टल बैलेट का बी। पोस्टल से क्या है, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर वो सिटी, टाउन या फिर विलेज, जिस कंपनी का ऑफिस कोई जिस सिटी में रजिस्टर्ड है, जिस टाउन में रजिस्टर्ड है, जिस विलेज में रजिस्टर्ड है, उसका अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस को कोई प्लेस चेंज करें, वो स्पेशल बिजनेस में आता है। और वो जो बिजनेस है हम सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू उसकी वोटिंग करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। ऑब्जेक्ट क्लॉज या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। सेल ऑफ अंडरटेकिंग, अगर कोई कंपनी का कोई बड़ा बिजनेस आप बेच रहे हो, सेल ऑफ अंडरटेकिंग है, वो भी हमारा जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। अगर कंपनी को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करे तो उसका डिसीजन अगर कंपनी को लेना है अपने मेंबर्स के थ्रू, तो वो भी हमारे किसके थ्रू जाएगा सर, वो भी हमारा जो है किसके थ्रू जाएगा, वो भी हमारा पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। अगर कंपनी को कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो उसका भी जो है हमारा वोट किसके थ्रू जाएगा सर, हमारा वो भी वोट पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। अगर कंपनी को लोन गारंटी या सिक्योरिटी देनी है, उसका अगर कोई डिसीजन लेना है, डायरेक्टर को देनी है लोन सिक्योरिटी गारंटी, तो उसका जो डिसीजन है वो भी हमारा पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। या अगर कंपनी को कोई बायबैक करना है, उसका डिसीजन हमारा पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। या फिर अगर कोई वेरिएशन इन राइट्स हो रही है तो उसका भी डिसीजन हमारा पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। ये जो पोस्टल बैलेट है आप पोस्ट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के थ्रू जो है कंडक्ट कर सकते हो। अब क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। आपको जो है मेंबर का जो रेजोल्यूशन है आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा ऑन रिक्विजिशन इन राइटिंग ऑफ द मेंबर्स। आपको जो अगर रिक्विजिशन है वो सर्कुलेट करना पड़ेगा। इसके अंदर एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जिसके पास कंपनी की है शैल गिव नोटिस टू एनी मेंबर्स टू सॉरी give notice of any resolution to members provided requisition receive at least 6 days before the meeting। for example अगर कोई मेंबर चाहते हैं अपने किसी डिसीजन या अपने किसी चीज़ पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कंपनी के मेंबर, तो वो चाहें तो अपना कोई जो मेंबर का रेजोल्यूशन है वो सर्कुलेट करा सकते हैं सब मेंबर्स के थ्रू, बट ऑन अ कंडीशन जो कि वो मेंबर चाहते हैं वो एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हो। और साथ ही साथ वो जो नोटिस है ऑफ रेजोल्यूशन टू मेंबर्स वो एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले ऑफ जनरल मीटिंग, जो कि मीटिंग होगी उसके एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले जो है रेजोल्यूशन या रिक्विजिशन जो है पहुंच जाना चाहिए। सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट प्रोवाइडेड रिसीव्ड एट 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। जो अगर कोई आपको अगर आपको कोई स्टेटमेंट सर्कुलेट करानी है वो एटलीस्ट आप 2 हफ्ते पहले जो मीटिंग के एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले बिफोर द मीटिंग जो है सर्कुलेट करानी मैंडेटरी है। उसके बाद जो है आप सर्कुलेट नहीं करा सकते, आपके पास 2 हफ्ते का समय, उससे जब मीटिंग होने वाली है उसके एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले जो है आप मीटिंग का अंदर कोई स्टेटमेंट है वो सर्कुलेट करा सकते हैं। और कोई रेजोल्यूशन है, गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू मेंबर्स, कोई रेजोल्यूशन पास कराना है आपको, वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन अगर आप मेंबर्स को सर्कुलेट कराना चाहते हो तो आप एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले जब मीटिंग होगी उससे पहले आपको जो है उसका जो नोटिस है वो सर्कुलेट करा सकते हो। और ऑन रिक्विजिशन जिसके अंदर 10% टोटल वोटिंग पावर उससे ज्यादा के अगर मेंबर्स हाँ बोलते हैं तो। नो नीड टू सर्कुलेट स्टेटमेंट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज फॉर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ भाई इसके लिए कोई नोटिस सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है तो आप जरूरी नहीं है उसके लिए सर्कुलेट करो। अब आता है स्पेशल नोटिस। एलिजिबल मेंबर्स जिनका होल्डिंग पावर 1% या उससे ज्यादा का है, वोटिंग पावर 1% या फिर उससे ज्यादा का, या फिर उनके पास पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर 5 लाख है, तो स्पेशल नोटिस जो है 2 केसेस में जाता है, सेक्शन 140 और 169 में। 140 होता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रिटायर 169 के अंदर। इस केस में अगर कोई स्पेशल नोटिस है इन लोगों को मिलना जरूरी होता है। तो एलिजिबल मेंबर जिनको स्पेशल नोटिस मिलता है मतलब इनको अलग से नोटिस मिलता है अगर कंपनी अपने ऑडिटर या फिर डायरेक्टर को चेंज कर रही है। और एज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि हाँ भाई इन सेक्शंस के अंदर भी कोई अपॉइंटमेंट या अमेंडमेंट हो रही है तो उस केस में भी आपको स्पेशल नोटिस जो है पहुंचाना पड़ेगा किसको, होल्डिंग 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या फिर शेयर्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ INR 5 लाख। इसके अंदर एलिजिबल मेंबर्स टू गिव नोटिस, जिन एलिजिबल मेंबर्स को है जो नोटिस देना पड़ेगा, कंपनी टू गिव नोटिस टू ऑल द मेंबर्स और डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जो एलिजिबल मेंबर्स है उन्हें एटलीस्ट 14 दिन पहले, मतलब जब कंपनी को एटलीस्ट 3 महीने पहले तक उसको जो नोटिस देना पड़ेगा, जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है उससे एटलीस्ट 3 महीने पहले एलिजिबल मेंबर्स को ये नोटिस देना पड़ेगा और सारे मेंबर्स को ये नोटिस देना पड़ेगा एटलीस्ट 14 दिन पहले और डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग से एटलीस्ट 7 दिन पहले, बट नॉट ग्रेटर देन 14 दिन। मतलब 14 दिन और 7 दिन के बीच में ही जो है ये जो अपने मेंबर्स को नोटिस दे सकते हो जो कि हमारे एलिजिबल मेंबर्स के अलग छोटे छोटे मेंबर्स हैं उनको।
रेजोल्यूशंस टू बी फाइल, आपको जो रेजोल्यूशन है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करने पड़ेंगे। कौन कौन से? अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, रेजोल्यूशन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स बट रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसा रेजोल्यूशन जो कि अग्री करा है ऑल मेंबर्स ने बट उसको स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। या फिर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन हमारा 180 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए एंड सी, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन डायरेक्टर्स के साथ होती है उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन जो है हमारे इसके अंदर हमें कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनीज तक फाइल कराने पड़ते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन कोई पास हुआ है वो भी हमें फाइल कराना पड़ेगा। साथ ही साथ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी हमारे को जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के साथ फाइल करना पड़ता है। रेजोल्यूशन अग्रीड बाय एनी क्लास ऑफ मेंबर्स विच रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी, उसके अंदर भी हमारे को क्या है, रेजोल्यूशन को रजिस्टर करना पड़ता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का भी रेजोल्यूशन जो है हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 30 डेज इन फॉर्म MGT 14 विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आपको जो है इसकी रिक्विजिशन को फाइल कराना पड़ेगा विद इन 30 डेज इन फॉर्म MGT 14 अगर आपको कोई रेजोल्यूशन जो है पास होता है। अब मिनट्स आता है, उससे पहले तक हम एक बार ना फटाफट से जो भी हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग हमने रिवाइज कर लिया था, उसके बाद आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हमने रिवाइज कर लिया था। फिर आता है हमारा कोरम। कोरम क्या होता है? प्राइवेट कंपनी के केस में 2 नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए तब हमारा कोरम बनता है। पब्लिक कंपनी के केस में अगर हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 या फिर उससे कम है, उसके अंदर हमारा 5 होनी चाहिए। 1000 से ज्यादा है बट 5000 या उससे कम है, उसके अंदर 15। 5000 से ज्यादा है तो हमारे एटलीस्ट 30 मेंबर्स प्रेजेंट होने जरूरी है कोरम में। कोरम अगर आप आधे घंटे तक फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग, मतलब जब मीटिंग हमारी उसके आधे घंटे तक प्रेजेंट नहीं है तो कोरम हमारी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। अगर वो EGM है तो, और अगर हमारी वो AGM है तो उस केस में क्या होगा, हमारी मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, हमारी मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। और एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है तो जो मेंबर होंगे वो कोरम होंगे और उसको हमें मीटिंग को प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रॉक्सी कभी भी काउंट नहीं होगी कोरम के अंदर, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो काउंट होंगे हमारे प्रॉक्सी के अंदर। और कोरम जो है ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग में प्रेजेंट है और बाद में प्रेजेंट नहीं है, तो थ्रू आउट द मीटिंग जो है कोरम प्रेजेंट होना जरूरी है। चेयरमैन जो है अपॉइंट कर सकते हैं बाय शो ऑफ हैंड्स। साथ ही साथ अगर कोई सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजंस ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, प्लस में अगर कोई चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो पोल भी मांग सकता है चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद प्रॉक्सी कौन होता है? कोई मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, वो मिनिमम 50 मैक्सिमम 50 नंबर ऑफ मेंबर का ही प्रॉक्सी बन सकता है एक बारी में। और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर तो मेंबर ही प्रॉक्सी होना जरूरी है, कोई और बंदा प्रॉक्सी नहीं हो सकता है। बट अगर कोई नॉर्मल कंपनी है तो उसके अंदर कोई और मेंबर जो है, अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं है तो वो भी प्रॉक्सी जो है बन सकता है। और वो क्या है, वो शो ऑफ हैंड्स के हिसाब से वोट नहीं कर सकता। मैक्सिमम 50 नंबर का कोई बंदा प्रॉक्सी हो सकता है, प्लस में उसका 10% या वोटिंग पावर या उससे कम का जो है वोटिंग पावर होने चाहिए, जिन मेंबर्स का क्या बनता है वो प्रॉक्सी बनता है। और डिपॉजिट हमें प्रॉक्सी फॉर्म जो है एटलीस्ट 48 घंटे पहले, 47, 45, 46, 40 घंटे पहले जो प्रॉक्सी का फॉर्म अगर आप सबमिट करते हो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर कोई आर्टिकल प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई अगर आपको कोई कॉल पेड नहीं है या फिर कोई सम पे करना था आपने वो पे नहीं करा है तो उस केस में आपको वोटिंग नहीं करनी दी जाएगी। ई वोटिंग कैसे करते हैं? मैंडेटरी किसके लिए होती है? लिस्टेड कंपनी या फिर कंपनी जिसकी 1000 या उससे ज्यादा के मेंबर्स हैं। और इसके अंदर रिमोट ई वोटिंग साथ ही वोटिंग एट द मीटिंग दोनों का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद कंपनी को एटलीस्ट 7 डेज पहले जनरल मीटिंग के विद इन 3 दिन के लिए आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, रिमोट ई वोटिंग करानी पड़ेगी। मतलब जैसे आपके आज एनुअल जनरल मीटिंग उसके पीछे 7 दिन के अंदर कोई भी 3 दिन उठा लो, आपको जो है उसके अंदर ई वोटिंग करानी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको ई वोटिंग जो खत्म करनी पड़ेगी जिस दिन जनरल मीटिंग उससे एटलीस्ट एक दिन पहले के 5 बजे तक। उसके बाद जो है आप ई वोटिंग चालू नहीं रख सकते। आपको ई वोटिंग प्लस में जो वोटिंग हुई है मीटिंग में दोनों की रिपोर्ट 3 दिन तक का समय दिया जाएगा कंपाइल करने का। उसके बाद जो पर्सन ने रिमोट ई वोटिंग कर दी थी, ये नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, वो मीटिंग जरूर अटेंड कर सकता है बट उसके बाद कोई राइट नहीं आएगा दोबारा से वोट करने का। और डिमांड बाय पोल, अगर कोई पर्सन चाहे तो वो डिमांड कर सकता है पोल, उसको 1/10 टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए और पेड अप शेयर कर 5 लाख उससे ज्यादा ऐसा अमाउंट एज मी प्रिस्क्राइब जो कि प्रिस्क्राइब नहीं करा है। या कोई एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी, हमने शेयर कैपिटल की बात करी थी, अगर कोई एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी जिसके अंदर 1/10 टोटल वोटिंग पावर किसी मेंबर के पास है तो वो पोल डिमांड कर सकता है। पोल हमें विद इन 48 घंटे जो है लेना पड़ेगा। और आप पोलिंग पेपर्स के थ्रू या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू पोल जो है कंडक्ट करा सकते हो। और चेयरपर्सन जो है स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगा, जैसे इलेक्शन कमीशन होता है ऐसी स्क्रूटनाइजर होता है जो कि पूरे प्रोसेस को, जो कि पोल का प्रोसेस होगा उसको उसकी देखरेख करेगा। और साथ ही साथ उसको रिपोर्ट जो है स्क्रूटनाइजर को विद इन 7 डेज जो है देनी पड़ेगी। पोस्टल बैलेट के अंदर 1% कंपनी या किसी मेंबर, जिस कंपनी के अंदर 200 या उससे कम मेंबर है उसके अंदर कुछ बिजनेसेस जो है हमें पोस्टल बैलेट के थ्रू करने एग्जाम्प्ट है, बट सारे बिजनेसेस अदर देन दीज कंपनी जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू ही पास होंगे। पोस्टल बैलेट और वेरिएशन, पी से क्या था हमारा, पीछे था प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, हमारा सिटी विलेज या टाउन से बाहर जा रहा है तो उस केस में हमारे को पोस्टल बैलेट के थ्रू ही वो डिसीजन कराना है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज है, सेल ऑफ अंडरटेकिंग हो रही है, डीवीआर हो रहा है, या फिर हमारा एओए में चेंज हो रहा है, एलजीएस के अंदर हो रहा है, बायबैक हो रहा है या वेरिएशन हो रहा है। और इसके अंदर पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो है आपको
कंडक्ट कराना पड़ेगा। अब आ रहा है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। अगर कोई मेंबर चाहे तो अपना रेजोल्यूशन जो है सर्कुलेट करा सकते हैं ऑन रिक्विजिशन। इसके अंदर राइटिंग में रिक्विजिशन देना पड़ेगा 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग, मतलब 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। कंपनी शैल गिव नोटिस टू रेजोल्यूशन टू मेंबर एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले जो आपको नोटिस देना पड़ेगा, और सारे मेंबर्स को एटलीस्ट कितने दिन पहले देना पड़ेगा, 2 वीक से पहले जो है स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। नो नीड टू सर्कुलेट स्टेटमेंट इफ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेटमेंट की कोई नीड नहीं है। स्पेशल नोटिस जो है एलिजिबल मेंबर्स को एटलीस्ट 3 महीने पहले जब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है जब देना पड़ेगा, और सारे मेंबर्स को हम 14 दिन और 7 दिन के बीच में भी जो है दे सकते हैं। स्पेशल नोटिस के अंदर स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन जो कि हमारा डायरेक्टर या की अपॉइंटमेंट या डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट जो भी हो, या फिर कोई ऐसा सेक्शन जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने प्रोवाइड करा, और बाकी जितनी भी सारे रेजोल्यूशन है हमारे को विद इन 30 डेज ऑफ MJT 14 जो है सबमिट कराने पड़ेंगे विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब लास्ट टॉपिक है हमारा मिनट्स खत्म। इसके बाद हमारा टॉपिक मिनट्स क्या है सर? तो हमारे को ना कोई भी मीटिंग कंक्लूड होती है ना उसकी समरी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। उसके लिए हमें 30 दिन तक का समय दिया जाता है। मतलब जब हमारी मीटिंग फॉर एग्जांपल आज कंक्लूड होगी उसके अगले 30 दिन के अंदर आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है प्रिपेयर करके कंपनी के अंदर रखने पड़ेंगे। एनी मैटर में भी एक्सक्लूडेड। चेयरमैन चाहे तो कोई भी उस मैटर के अंदर एक्सक्लूड करा सकता है इफ इरेलेवेंट या इमटेरियल लगे उसे, या फिर डेट्रीमेंटल टू ऐसा लगता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया जिसकी वजह से अगर हम इसको समरी के अंदर डालते हैं उसकी वजह से कंपनी की बैड रेपुटेशन आएगी झलक के, तो उसको वो हटवा सकता है। चेयरमैन चाहे तो हटवा सकता है। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट जहां पे मीटिंग कंक्लूड होगी उसके विद इन 30 डेज का समय दिया जाएगा जो आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है प्रिपेयर करने हैं। अब कौन करेगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन करेगा मीटिंग ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर बोर्ड होगा या फिर कमेटी होगी। तो अगर कोई कमेटी की मीटिंग है उसके मिनट्स विद इन 30 डेज जाएंगे। अगर कोई बोर्ड मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, उसके मीटिंग जाएंगे, मिनट्स सबके जाएंगे। बट अगर कोई बोर्ड मीटिंग है या फिर कोई कमेटी मीटिंग है उसके जो मिनट्स है कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग करेगा या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग। अब कोई भी बोर्ड मीटिंग है उसका भी चेयरमैन होता है, और कोई भी कमेटी मीटिंग होती है तो उसका भी कोई चेयरमैन होता है। जैसे शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी या फिर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, या फिर हमारी कौन सी होती है ऑडिट कमेटी होती है, या फिर हमारी कोई और कमेटी होती है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। तो इन कमेटी के अंदर कौन साइन करेगा उन मीटिंग्स को, उन मिनट्स को साइन करेगा उसका चेयरमैन। अगर चेयरमैन साइन नहीं करता, उसका अगर वो वाला चेयरमैन साइन नहीं कर पाता तो उसका नेक्स्ट सक्सीडिंग जो कि चेयरमैन बनेगा वो साइन करेगा मिनट्स को। जनरल मीटिंग केस में चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। जो जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसको विद इन 30 डेज कौन साइन करेगा? चेयरमैन। या फिर इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर कोई बंदा इनेबल हो जाता है या डेथ हो जाती है किसी पर्सन या चेयरमैन की, विद इन अ पीरियड द डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दैट पर्पस। बोर्ड को कोई दूसरा डायरेक्टर जो अपॉइंट करना पड़ेगा वो साइन करेगा उसके मिनट्स को। रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, अगर कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होता है तो उसके अंदर चेयरपर्सन या फिर इन द इवेंट या डेथ और इनएबिलिटी ऑफ द चेयरमैन विद इन अ पीरियड डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड, वही सेम चीज है जिसके अंदर बोर्ड जो है अपॉइंट करेगा कोई डायरेक्टर को, वो साइन करेगा। एवरी कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड और जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। उसको सारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के अंदर मिनट्स के अंदर कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्म है, ये सारी चीजें दे रखी है। तो कंपनी को सारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो है मानने पड़ेंगे, उसके बाद ही जो है कंपनी के अंदर ये सारी मीटिंग्स कंक्लूड होगी। रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग बाय लिस्टेड कंपनीज इन फॉर्म MGT 15 विद इन 30 डेज। मतलब आपको जो है एनुअल जनरल मीटिंग की जो रिपोर्ट है इन लिस्टेड कंपनीज आपको विद इन 30 डेज सबमिट करनी पड़ेगी MGT 15 के अंदर। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, कोई भी बंदा जो है मेंबर है इंस्पेक्शन कर सकता है मिनट्स इन बिजनेस आवर्स नॉट लेस देन 2 आवर्स, मतलब ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा, नॉट लेस देन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से ज्यादा नहीं, 2 घंटे तक आप जो है उसके मिनट्स क्या करोगे 2 घंटे से ज्यादा देख के, विदाउट एनी चार्ज। मेंबर्स ऑल्सो एंटाइटल्ड टू गेट कॉपीज विद इन 7 वर्किंग डेज, अगर कोई चाहे तो कॉपी भी मांग सकते हैं। 1% कंपनी, हाउ मेंबर्स रेजोल्यूशन इन पास्ट, 1% कंपनी में मेंबर का रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? कम्युनिकेटेड बाय मेंबर्स, एक ही, तो अगर एक ही मेंबर है तो एक ही होगा। एंटर्ड इनटू मिनट्स ऑफ मीटिंग, खुद ही ने एंटर कर दिया, साइन कर दिया, डेट कर दिया, और डीम टू बी पास्ड ऑन सच डेट, जिस दिन उसने साइन करा है। हाउ बोर्ड रेजोल्यूशन इज पास्ड इन केस ऑफ वन डायरेक्टर, अगर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और जैसे फॉर एग्जांपल 1% कंपनी और एक ही डायरेक्टर है तो एंटर्ड इन मिनट बुक के अंदर डाल देंगे, साइन डेट कर देगा डायरेक्टर, और साथ ही साथ डीम टू बी पास्ड ऑन सच डेट, जिस दिन वो साइन करेगा उस दिन मान लिया जाएगा उस दिन उसका बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर मेंबर रेजोल्यूशन जो है पास हो चुका है। मिनट्स तो कुछ था नहीं, मिनट्स जो है हमारे को प्रिपेयर करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन। कोई भी मीटिंग हो, बोर्ड मीटिंग हो, ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो, या फिर हमारी जनरल मीटिंग हो, तो उसके विद इन 30 डेज जो है हमारे को मिनट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और उसके अंदर साइन करना पड़ेगा। चेयरमैन हटा सकता है कोई भी रिलेवेंट मैटर, पर अगर बोर्ड का मीटिंग हुआ, कमेटी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर चेयरमैन या फिर चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, जनरल मीटिंग हुई तो चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग। अगर उसकी इनेबिलिटी तो बोर्ड उसके लिए कोई अपॉइंट कर देगा, चेयरमैन वो करेगा साइन। और रेजोल्यूशन अगर कोई पोस्टल बैलेट के थ्रू साइन होता है क्योंकि वो स्पेशल बिजनेस के अंदर आता है, अगर पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो आपको जो चेयरमैन होगा बोर्ड को विद इन 30 डेज, या फिर अगर कोई इनेबिलिटी है तो उसके पर्पस के लिए अगर कोई ऐसा चेयरमैन अपॉइंट कराएगा, या फिर रिपोर्ट ऑन AGM लिस्टेड कंपनी आपको जो फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर MGT 15। और इंस्पेक्शन कर सकते हैं कोई भी बिजनेस आवर्स के अंदर कोई भी मेंबर जो है इंस्पेक्ट कर सकता है उसके मिनट्स को
बट 2 घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं। साथ ही साथ उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो है विदिन 7 डेज जो है कंपनी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 1% मेंबर के केस में, 1% कंपनी के केस में जो है कैसे मेंबर रेजोल्यूशन पास होता है और कैसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है, इसकी हमने चर्चा करी। तो आज हमारा मीटिंग्स भी खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने देखा एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, उसके अंदर कौन से बिजनेसेस जो है किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, कैसे होता है। एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया एजीएम बाय एनसीएलटी एंड ईजीएम बाय एनसीएलटी। एजीएम बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये कब होगी कंडक्ट। अब कभी क्या होता है, मेंबर्स को लगता है कुछ ना कुछ घपला है। अब वो क्या करते हैं, वो ट्राइब्यूनल के पास चली जाती है और उनसे बोलते हैं कि भाई हमारी एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करो। तो अगर एजीएम जो है हमारी एनसीएलटी कंडक्ट कराता है तो एट मेंबर रिक्वेस्ट कराता है, रिक्वेस्ट बाय एनसीएलटी, मतलब मेंबर की रिक्वेस्ट के ऊपर एनसीएलटी रेगुलेट करती है कब उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। व्हेन मेंबर कोरम आल्सो पॉसिबल, इसके अंदर कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर एक मेंबर हुआ तो भी हमारा जो है कोरम माना जाएगा। ईजीएम बाय एनसीएलटी एट मेंबर्स और डायरेक्टर रिक्वेस्ट और सुओ मोटो, एनसीएलटी चाहे तो डायरेक्टर और मेंबर की रिक्वेस्ट पे जो है ईजीएम जो है कंडक्ट करा सकती है। साथ ही साथ सुओ मोटो खुद भी चाहे तो ईजीएम करा सकती है, भाई इस मैटर पे डिस्कस करो, बताओ। रेगुलेटेड बाय एनसीएलटी और 1 कोरम आल्सो पॉसिबल, इसके अंदर भी अगर एक मेंबर प्रेजेंट हुआ तो वो भी पॉसिबल है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एनुअल जनरल मीटिंग, एनसीएलटी भी जो है इसके अंदर क्या करा सकती है, एनसीएलटी भी जो है उसकी रिक्वेस्ट पे भी हमारे मेंबर को जो है इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग को जो है बुलाना पड़ेगा। और इसके अंदर रेगुलेशन कौन करेगा, एनसीएलटी करेगी, और साथ ही साथ एक मेंबर का कोरम भी पॉसिबल है। यही हमारा था पूरा डिस्कशन एनुअल जनरल मीटिंग का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का, और अगर कोरम है, चेयरपर्सन है, प्रॉक्सी है, ई वोटिंग, पोस्टल बैलेट की वोटिंग, पोल की वोटिंग, और साथ ही साथ हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग, स्पेशल नोटिस, हमने सब कुछ कंक्लूड कर लिया है इस 45 मिनट्स के लेक्चर में। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।